अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है फ़ियाज़ अहमद गबोल ने मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान से। हनीफा उस गांव की एक ऐसी औरत जो एक ऐसे घर में पैदा हो गई थी जहां इंतहाई गरीब मां बाप थे, लेकिन जैसे कहा जाता है कोयले की कान में हीरा। जहां मां बाप का रंग धूप में काम काज करने की वजह से पहले ही गंदमी रंग था और मुसलसल धूप में काम करने की वजह से काला रंग हो गया था। और वहीं उन्हीं के यहां एक ऐसी बेटी की पैदाइश होती है जो इतनी गोरी चिट्टी है, जिसका रंग इतना चमकता है कि हनीफा की पैदाइश पे हनीफा के वालिदैन को जब गांव वाले मुबारकबाद देने के लिए आए तो सब हैरान थे कि खुदा ने आपको चांद सी बेटी दी है, चांद की तरह चमकता दमकता चेहरा है उसका। और ज्यों ज्यों वो बड़ी हुई उसकी खूबसूरती भी बढ़ती गई। सराइकी इलाका, एक छोटा सा गांव जहां सब एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के नामों से बाकायदा तौर पे वाकिफ थे। वक्त अपने पर लगाकर उड़ा और हनीफा भी देखते ही देखते जवान हो गई। मां उसके लिए दुआएं करती थी कि खुदा ने बेटी को जिस तरह हुस्न दिया है, खुदा उसके नसीब भी ऐसे ही बना दे। और यह दुआ सिर्फ हनीफा की मां नहीं, हर वालिदैन अपनी औलाद के लिए करते हैं। हनीफा जहां घर के सब काम काज कर चुकी थी, सीख चुकी थी, वहीं पे वो अपने बाप का भी हाथ पटाती, जमीनों पर जाती, वहां पे चारा भी काट के लाती। उसके अंदर अल्लाह ताला ने वो सारी खूबियां रखी थी जो एक मर्द के अंदर होती हैं। और फिर एक दिन उसके लिए एक रिश्ता आया, गुलाम रसूल नाम के एक नौजवान का, जो बहुत अमीर कबीर तो नहीं था, लेकिन एक शरीफ और नफ्स नौजवान था। उसी गांव का रहने वाला, जमीनें ठेके पर लेता, वहां पे गंदम, फसलें, अनाज उगाता और ठेकेदार को उन जमीनों का ठेका देता और अपने घर का गुजर बसर करता। जब गुलाम रसूल का रिश्ता आया तो हनीफा के मां बाप ने जब लड़के को देखा, उनके वालिदैन को वो जानते थे, यूं उस रिश्ते के लिए हां कर दी गई। हनीफा दुल्हन बनकर गुलाम रसूल के घर पहुंच गई। ये बारात बैलगाड़ियों पर सवार होकर आई थी। दूल्हा बैलगाड़ियों के आगे आगे लोहे का एक बहुत बड़ा रॉड लिए दूल्हा बने चलता हुआ आ रहा था। और बाकी जितने भी बाराती थे, बैल के पीछे जो गाड़ी लगी हुई थी उसके अंदर सवार थे। हनीफा के मां बाप ने अपनी हैसियत के हिसाब से उनके लिए खाने पीने का एहतमाम किया था। और यूं बारात, जो दूल्हा पहले पैदल चलता हुआ आया था, अब वो भी एक बैलगाड़ी में सवार था अपनी दुल्हन के साथ। जहां आज मॉडर्न दौर में महंगी से महंगी गाड़ी का इंतखाब किया जाता है, दूल्हा अपनी दुल्हन को उस गाड़ी में वापस लेकर जाता है, घोड़े पर सवार होकर आता है और वापसी पे दुल्हन किसी गाड़ी में सवार होकर जाती है। उन दिनों में बैलगाड़ी इस्तेमाल होती थी। और दूल्हा बैलगाड़ी के आगे क्यों चलता था, यह उस दौर की रस्म थी। बुजुर्गों का कहना यह था कि कई तरह की मखलूकात होती हैं और जब इंसान दूल्हा बनता है, उसके हाथ में एक मखसूस, उसको एक नाम मैं भूल गया हूं, दूल्हे को पहनाया जाता है तो उसको नजर बद, शयातीन, जिन्नात नजर बद न लगाएं, उसको नुकसान न पहुंचाएं। तो उसके हाथ में या तो तलवार पकड़ाई जाती थी या वो एक लोहे का बहुत बड़ा रॉड सा पकड़ के चलता था, चूंच वाला।
लोहे की नोकदार चीज या तलवार पकड़ने का मकसद यह होता था कि कोई भी हवाई मखलूक, जिन, भूत, चुड़ैलें कुछ भी उसके करीब ना आ सकें। सराइकी में उसको वो लोग गाना कहते हैं। गाना वो जो हाथ में दूल्हा पहनता है, जो उसकी इसकी पहचान होती है। वो दूल्हा पहने, वो गाना पहने, वो अपनी दुल्हन को लेने आया था। ये उस वक्त की बात है जब दूल्हा अपनी दुल्हन को उस वक्त देखता था जब सुहाग रात में वो दुल्हन बनी कमरे में अकेली बैठी होती और घर के तमाम लोग आहिस्ता आहिस्ता, रात गहरी होती जाती और आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे को खाली कर देते, तो वो दूल्हा अपनी दुल्हन के करीब जाता और अपने मुकद्दर को देखता था। वालिदैन हमेशा जब भी किसी रिश्ते को देखने के लिए जाते तो दूल्हे के सामने, जो बनने वाला होता दूल्हा, बेटे के सामने यही कहा जाता, आपके लिए बहुत खूबसूरत लड़की ढूंढी है। लेकिन जो दूल्हा बनने जा रहा होता था वो तो अपने दिल में सिर्फ यही सोचता था। हर माँ बाप तो यही कहते हैं, बहुत खूबसूरत है, मैं देखूं तो पता चले कितनी खूबसूरत है। और वो लम्हा आ पहुंचा जब आहिस्ता आहिस्ता सब कमरे से चले गए। वो शर्मीला सा गुलाम रसूल अपनी दुल्हन के पास गया, सलाम इस अंदाज में किया कि बाहर कोई मेरी आवाज न सुन ले। दबी दबी जबान में अस्सलाम वालेकुम कहा और दुल्हन ने मुंह से जवाब देने की बजाय हनीफा ने सर को हिला दिया जैसे कह रही हो वालेकुम अस्सलाम। उसके हाथ कांप रहे थे। यकीनन वो जिंदगी का इतना अहम लम्हा था जब उसने घूंघट को उठाना था और उस घूंघट के पीछे छुपे हुए चेहरे को देख के फैसला करना था, तकदीर ने कौन सा जीवन साथी मेरे हिस्से में लिख दिया है। और जैसे ही उसने हनीफा का वो घूंघट ऊपर उठाया, उसकी निगाह हनीफा पर पड़ी तो वो सकते में आ गया। वो एक गरीब सा नौजवान सोच भी नहीं सकता था इतनी हसीन और जमील औरत उसकी बीवी बनकर आई है। उसने तो ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि उसके नसीब में इतनी खूबसूरत लड़की को लिख दिया जाएगा। जब काफी देर वो बगैर बोले चेहरे को देखता रहा तो हनीफा, जो आंखें झुकाए बैठी थी, शर्म के मारे चेहरा झुका हुआ था, परेशान हो गई कि क्या हो गया है सामने बैठे मेरे शौहर को। ना वो बोल रहा है, बुत सा बन के बैठ गया है। वो घबरा सी गई, उसने अपनी आंखें उठाकर देखी तो शर्मा सी गई। वो टिकटिकी बांधे उसको देख रहा था और आहिस्ता से बोली, आप ठीक हैं ना? तो वो बोला, पहले तो ठीक था, तुम्हें देखकर ठीक नहीं रहा। यकीन नहीं आ रहा मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं या वाकई मेरे सामने मेरी बीवी बैठी है। और यूं उसे पहली ही रात अपनी बीवी से प्यार हो गया। वो अपनी बीवी से इश्क करने लगा। वैसे भी वो एक इंतहाई सादा और मासूम सा इंसान था और अपनी बीवी के इस तरह खूबसूरत बीवी के मिलने पे बहुत ज्यादा खुश हो गया। पहले भी वो जी लगा के काम काज करता था, लेकिन अब और ज्यादा जी लगा के काम काज करता। अपनी हैसियत के हवाले से, जितनी उसकी हैसियत थी, अपनी बीवी के लिए हर खुशी खरीद के लाने की कोशिश करता जिससे वो खुश हो सके। उसको अपने घर की मलका बनाकर रखना चाहता था, लेकिन घर की मलका तो तब बनाया जाता है जब घर के अंदर पैसे की रेल पेल हो। तो एक दूसरों की जमीनों को ठेके पे लेके काम करने वाला शख्स था, फिर भी उसके लिए कुछ ना कुछ खाने को, पहनने को वो लेकर आता। शादी के कुछ सालों बाद उनके यहां पहला बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने मुरीद हुसैन रखा। और फिर उसके बाद एक दूसरा बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने बशीर हुसैन रखा। और फिर तीसरी उनके यहां बेटी पैदा हुई जिसका नाम फातिमा रसूल रखा गया। बेटे तो शायद बाप की शक्ल के थे, लेकिन कहा जाता है बेटियां अमूमन मां की शक्ल होती हैं। लेकिन फातिमा मां से भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत थी। जिस रात फातिमा इस दुनिया में पहली दफा रोते हुए जन्म लेकर आई तो मां देखकर हैरान रह गई कि मां ने अपनी खूबसूरती के चर्चे सुने थे, लेकिन बेटी तो उससे भी कई गुना ज्यादा गोरी, चिट्टी और खूबसूरत थी। और वहीं
मां के दिल से भी पहली दुआ यही निकली, जितना खुदा ने खूबसूरत इसको बनाया है, खुदा इसके नसीब अच्छे करे। क्योंकि वो अपने नसीब पे खुश थी, जैसा भी था, गरीब था, लेकिन बेइंतहा प्यार करने वाला शौहर था, इज्जत देने वाला शौहर था। वक्त गुजरता रहा, दोनों बेटे बड़े हो गए। एक की उम्र 8 साल और एक की उम्र 7 साल हो गई। और उस वक्त फातिमा 5 साल की थी। और अगले जहां उनको और औलाद की ख्वाहिश थी, तकदीर में कुछ और लिखा हुआ था। गुलाम रसूल शहर किसी काम के सिलसिले में गया हुआ था कि वहीं पे उसके साथ हादसा पेश आया और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। जब उसका मुर्दा वजूद घर लाया गया, हनीफा की जिंदगी अंधेरों में डूब गई। वो खुशियां, वो मोहब्बत, वो इज्जत देने वाला शौहर इस दुनिया से जा चुका था। बच्चे अभी छोटे थे। सारे गांव वालों ने मशवरा दिया कि हनीफा, जितनी तुम खूबसूरत हो, कई लोग पहले भी तुमसे शादी करने की ख्वाहिश रखते थे, अब भी गांव के कई ऐसे लोग हैं जो तुमसे शादी की ख्वाहिश रखते हैं, तुम शादी कर लो। हनीफा ने कहा, मुझे पता है मैं अभी जवान हूं, शादी कर सकती हूं, लेकिन वो मेरा प्यार था। जितना मुझसे गुलाम रसूल प्यार करता था, ये उसकी 3 निशानियां मेरे पास हैं, मुरीद हुसैन, बशीर हुसैन और फातिमा रसूल। मुझे इनको पालना है, इनको बड़ा करना है, इनके लिए जीना है। पता नहीं जो मेरा शौहर बने वो इन बच्चों को प्यार दे सके या ना दे सके। मुझसे एक वादा लिया था मरने से बहुत अरसा पहले। गुलाम रसूल ने कहा था, हनीफा, मेरे बच्चों को हमेशा प्यार देना, मेरे बच्चों की अच्छी तरबियत करना, मेरे बच्चों का हमेशा ख्याल रखना, मैं रहूं ना रहूं, इनको मां और बाप पालकर पालना। जब उसने ये जुमला कहा था, मां और बाप बनकर पालना, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। ऐसी बात क्यों कर रहे हैं आप तो लंबी उम्र जिएंगे, बच्चों की शादियां करेंगे, बूढ़े होके मरेंगे। वो नहीं जानती थी कि वो वक्त से पहले चला जाएगा। गुलाम रसूल के जाने के बाद हनीफा ने बच्चों की परवरिश की। अब वाहिद सहारा था, वो लोगों के घरों में जाती और काम काज करती। गांव था, शहर तो नहीं था, लेकिन फिर भी गांव के लोग जानते थे कि अपने बच्चों की परवरिश के लिए ये मेहनती औरत है, उसकी मदद कर देते। यूं उसने बच्चों की परवरिश करनी तो शुरू की, लेकिन जैसे जैसे फातिमा बड़ी हो रही थी, वो परेशान होती जा रही थी। फातिमा बेइंतहा खूबसूरत थी, गोरा चिट्टा रंग और चेहरे के नक्श ऐसे तीखे, ऐसे खूबसूरत, जो भी देखता देखता रह जाता। ये बड़ी बड़ी आंखें, इंतहाई सतवां सा नाक, इंतहाई गोरा चिट्टा रंग, ऐसे खूबसूरत से बाल, हाथ लगाओ तो मैली हो जाए। कुछ लोग मिसालें देते हैं कि ऐसी सुराहीदार गर्दन के पानी पिए तो पानी गर्दन से नीचे जाता हुआ नजर आए बकायदा। ऐसा क्लियर गोरा चिट्टा रंग, जैसे खुदा ने कुदरती ऐसा मेकअप करके उसको भेजा था कि कोई लड़की जो आज के दौर में इतना पैसे लगा के, कई घंटे लगा के ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आती है, और फातिमा को उसके सामने खड़ा कर दिया जाए तो उस कई घंटों की मेहनत फातिमा के सामने जीरो हो जाए। कुदरत ने होंठों पे, गालों पे ऐसा परमानेंटली मेकअप करके भेजा था कि देखने वाली आंखें देखती ही रह जाती। शौहर को मरे हुए कई साल हो चुके थे, बच्चे अब तकरीबन जवान हो चुके थे। दोनों बेटे मजदूरी करते करते इतना पैसा जमा कर चुके थे मां की किफायत जारी की वजह से कि अब उन्होंने मां से इजाजत ली और अपने गांव में ही मौजूद एक आमों के बाग का ठेका ले लिया। पहली दफा था कि वो एक आम के बाग का ठेका ले रहे थे। बाप भी ठेके की जमीन पे, मुस्ताजरी पे काश्तकारी करता था। ये छोटे थे बाप के मरने पे, इसलिए उन्होंने मां को जब मेहनत मजदूरी करते हुए देखा तो खुद भी मेहनत मजदूरी करने लगे। और जब पैसे जमा हो गए तो एक बाग का ठेका क्या लिया, उस बाग के जितने भी आम थे उनको जब बेचा गया तो इतना मुनाफा हो गया कि एक बेहतरीन कारोबार नजर आया कि हर साल हम ये ठेका ले सकते हैं।
उधर मां ने पैसे जोड़ने शुरू कर दिए थे, जहेज बनाना शुरू कर दिया था। फातिमा जवान हो रही थी कि उसको जब उसके शौहर के साथ रुखसत करे तो उसके लिए जहेज मौजूद हो। गांव की औरतें आहिस्ता आहिस्ता चीजें खरीद खरीद कर रखती जाती हैं कि ये मेरी बेटियों का जहेज होगा। उनके पास इतनी दौलत नहीं होती कि एकदम से जाएं लाखों रुपया खर्च करके जहेज ले आएं, वो थोड़ी थोड़ी चीजें बनाती रहती हैं। हनीफा भी ऐसे अपनी बेटी का जहेज बना रही थी। वो जानती थी कि उसने अपने बच्चों को किस अंदाज में पाला था। शौहर के बाद वो मां और बाप दोनों का प्यार उनको देती थी और उनकी हिफाजत करती थी। काम पे भी जाती थी, बच्चों के लिए दिल धड़कता रहता था। रात को सोती थी तो एक आंख बंद करके जैसे कोई सोता हो, एक आंख खुली रखता हो कि कहीं कुछ हो ना जाए मेरे बच्चों को। तो एक ऐसी ही रात थी जब बच्चे सो रहे थे, तीनों बच्चे, हनीफा भी सहन में सो रही थी। गर्मियों की रात थी। वो इस अंदाज में सोती थी कि हल्का सा भी खटका हो तो उसकी आंख खुल जाती थी और घर में एक खटका सा महसूस हुआ। उसने लेटे लेटे अपनी आंख खोली तो अंदाजा हुआ आधी रात है। उठने का टाइम तो नहीं है, पूरा गांव सो रहा है, हर तरफ खामोशी है और रात की काली चादर, घटाटोप अंधेरा इस अंदाज में फैला हुआ है कि सब गांव सो रहा है। तो ये धप की आवाज कैसी थी? उसने आहिस्ता से आंखें खोल दी तो हिली नहीं, वहीं लेटी रही कि ये कैसी आवाज थी। वहीं लेटे लेटे आंखों को घुमाया तो क्या देखती है, अपनी ही कच्ची दीवार के ऊपर एक शख्स जिसने अपना चेहरा ढांपा हुआ है, वो चढ़कर बैठा हुआ है और वो घर का जायजा ले रहा है। शायद पीछे कुछ और साथी भी उसके मौजूद हैं। कुछ देर वो बैठा रहा कि मेरे इस धप की आवाज से जो वो ऊपर चढ़ा था या क्या हुआ था या कुछ गिरा था, ये तो वो ना जान सकी, लेकिन उस शोर से, उस धप की आवाज से वो जाग जरूर गई थी। वो नहीं जानता था कि वो सामने लेटी हुई औरत हनीफा जाग गई है। वो कन अखियों से इस अंदाज में उसको देख रही थी कि वो ये ना जान सके कि वो जाग गई है। हनीफा जाग चुकी थी। मेरे घर के अंदर चोर घुस आया है और वो अकेला नहीं है, जायजा ले रहा है इर्द गिर्द का ताकि साथियों को भी बुला सके। तभी हनीफा ने देखा उस बैठे हुए जिसने अपने पूरे चेहरे को ढांप रखा था, सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। उसने मुड़ के पीछे की तरफ देखा और उसको इशारा करने लगा जैसे कह रहा हो सब क्लियर है। और वहीं पे बैठे बैठे उसने इस अंदाज में टांगें, एक टांग दीवार की एक तरफ, दूसरी टांग दीवार की दूसरी तरफ की और पीछे की तरफ मुड़ गया। यकीनन वो अपने साथी को ऊपर खींच रहा था। उसी लम्हे जब देखा हनीफा ने कि वो उसकी तवज्जो उसकी तरफ नहीं है, वो अपने बिस्तर से आराम से उठी और जाते ही साइड पे एक जो बड़ा सा डंडा रखा हुआ था, उसने वो डंडा उठाया और दीवार के साथ चिपक कर खड़ी हो गई। उस चोर ने अपने साथी का हाथ पकड़ा, उसको भी खींच के दीवार पे बिठाया और दोनों आराम से नीचे कूद गए। अंदर वो तसल्ली कर चुका था कि घर के चारों फर्द सो रहे हैं, एक लड़की, दो लड़के और मां गहरी नींद में है। दूसरा साथी जिसने अपना मुंह छुपा रखा था, उसी तरह जैसे ही वो दीवार पे चढ़ा तो दोनों आहिस्ता से एक दूसरे का सहारा देकर पहले एक नीचे उतरा, फिर दूसरा नीचे उतरा। लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरे, इससे पहले कि वो संभल सकते, आगे की तरफ बढ़ते या कुछ भी करते, हनीफा जो उसी दीवार के साथ चिपक कर खड़ी थी अंधेरे का सहारा लेके, एकदम से चीखती हुई उन दोनों के करीब पहुंची और उस डंडे से इतना जोर जोर से उनको मारना शुरू कर दिया, उनको संभलने का मौका ही ना मिला। वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह उनके ऊपर डंडों के वार होने शुरू हो जाएंगे। वो एक मजबूत औरत थी जो मां और बाप का प्यार देती थी बच्चों को। उसने इतने जोर जोर से उनके सरों में डंडे मारने शुरू कर दिए। वो इस आफत के लिए बिल्कुल तैयार ना थे और वो अपने आप को बचाना शुरू हो गए। इतनी शोर से बच्चे भी जाग गए और वो चीख भी रही थी, जोर जोर से चिल्ला भी रही थी और उनको मार भी रही थी। और वो दोनों उस डंडे से बचने की कोशिश कर रहे थे। उनको भूल गया कि उनको भागना है। पहले वो उस डंडे की चोटों से बच सकते, तभी भाग सकते। कि इतनी देर में बच्चे भी जाग गए। उन्होंने देखा अकेली मां डंडे से उन दोनों को पीट रही है। कोई इधर भागता है तो कोई इधर भागता है। इतनी देर में बच्चे भी उठे, उन्होंने भी डंडे उठाए और उनको मारना शुरू कर दिया। शोर इस तरह का था कि इर्द गिर्द के जितने भी घर थे उन घरों में भी आवाज पहुंची तो वो लोग भी जाग गए, समझ गए किसी घर में कोई चोर आए हैं, क्योंकि बच्चों ने चोर 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 की आवाज लगानी
शुरू कर दी थी। हनीफा पहले ही चीख रही थी, चोर चोर करके उनको डंडे मार रही थी, अब बेटों ने भी चोर चोर कहना शुरू कर दिया। गांव के लोग जब अपने अपने बिस्तरों से उठ गए, उनको अंदाजा हुआ गांव में कोई चोर आ गया है, वो भी डंडे लेके बाहर निकले तो देखा आवाज हनीफा के घर से आ रही है। बेटी भी उठ चुकी थी, फातिमा उठी और उसने दरवाजा खोल दिया। गांव के लोग बाहर खड़े थे, पूछा क्या हुआ, तो बताया घर में चोर है, भाई और अम्मा उनको मार रहे हैं। वो भी डंडे लेकर आ गए, उनको भागने का मौका ना मिला। यूं हनीफा की उस बहादुरी की वजह से उन चोरों को पकड़ लिया गया, उनकी ठीक ठाक ठुकाई की गई और पूरे गांव में यह बात मशहूर हो गई कि हनीफा एक बहुत ही बहादुर औरत है। उसने कैसे अकेले उठ के उन दोनों चोरों को मारा था। बाद में जब बच्चे जागे थे, यहां पहले भी लोग हनीफा की इज्जत करते थे, अब उस चोरों को पकड़ने की वजह से उसके बहादुरी के किस्से भी सुनाते थे। लेकिन वहीं सर्दियों की एक रात हनीफा और फातिमा एक कमरे में सोए थे, बेटे दूसरे कमरे में सोए थे कि हनीफा की आंख खुल गई। उसे महसूस हुआ छत के ऊपर कोई चल रहा है। एक क्लियर चलने की आवाज, कच्ची छतें होती हैं, जहां कोई भी ऊपर चलेगा तो एक आवाज आ जाती है। जैसे ही उसने आवाज को सुना तो अलर्ट हो गई कि ये कौन है, इसका मतलब है फिर कोई चोर घुस आया है, फिर किसी की जुर्रत हुई है। वो आहिस्ता से अपने बिस्तर से उठी, उसने फिर से डंडा उठाया और बाहर गई कि देख सके छत पे कौन है, ताकि उन चोरों का मुकाबला कर सके। लेकिन ऊपर उसकी निगाह गई तो ऊपर कोई भी नहीं था। वो आराम से दीवार पे चढ़ी। उस दीवार से चढ़ने के बाद जब उसने ऊपर छत पे झांका तो ऊपर कोई भी नहीं था। क्या कोई छुप गया है, क्या हुआ है, वो इस अंदाज में देख रही थी कि अगर कोई चोर या कोई इंसान मौजूद है उसको मेरी आमद का पता ना लगे। लेकिन ऊपर तो कोई भी नहीं था। वो वापस कमरे में आई, डंडा रखा, अभी लेटी ही थी कि फिर से ऊपर चलने की आवाज आने लगी। वो हैरान हो गई, ये कैसे हो सकता है। फिर से उठी, फिर बाहर गई, देखा अब भी कोई नहीं था। ये क्या है। उस रात जागती रही, लेकिन दोबारा कोई आवाज ना आई। गांव में क्योंकि बाथरूम नहीं होते, औरतें खेतों में रफ़ाए हाजत के लिए जाती हैं, यानी जिसको वॉशरूम या रेस्टरूम बोला जाता है, वो खेतों में ही अपनी हाजत पूरी करते हैं। बेटी जवान थी, हमेशा मां उसको कह चुकी थी जब भी कहीं जाना हो खेतों में, या तो गांव की लड़कियां जब एक मखसूस टाइम पे टोली बना के जाती हैं, तुम भी उनके साथ जाया करो, या अगर इमरजेंसी आ जाए तो मुझे जगा देना, मैं तुम्हारे साथ खेतों में चलूंगी, अकेली कभी भी मत जाना। मां की आंख खुली तो वो क्या देखती है, बिस्तर खाली है, फातिमा अपने बिस्तर पे नहीं है। वो एकदम से चौंक कर उठ बैठी, फातिमा कहां गई। वो परेशान सी हो गई, उठ के बाहर आई तो देखा दरवाजा खुला हुआ है। इसका मतलब था वो दरवाजा खोल के बाहर गई है, तो बाहर इस वक्त जाने का मतलब एक यही हो सकता था, हाजत के लिए ही गई होगी। लेकिन मुझे क्यों नहीं जगाया, क्योंकि लड़कियां जो हाजत के लिए जाती थी तो एक मखसूस टाइम था, ये एक लेट नाइट थी। फातिमा वापस आई तो उससे बोली, फातिमा कहां गई थी। मां हाजत के लिए। तो मुझे क्यों नहीं जगाया, मैंने तुझे मना किया है, तू अकेली मत जाया कर, तू जवान हो चुकी है, तुझे अकेले नहीं जाना चाहिए। और कान खोल के सुन ले, आज के बाद कभी ऐसा मत करना, आज किया है दोबारा ऐसा मत सुनूं मैं, ठीक है मां, सो जा। वो तो ऐसी लाडली थी भाइयों की, भाई अपने बहन से इतना प्यार करते थे, वो अब जिद्दी सी होने लगी थी। कुछ दिनों के बाद मां ने फिर से देखा बेटी बिस्तर से गायब है। मां इंतजार करती रही, बेटी आ गई। इस वक्त वो ऊंचा नहीं बोलना चाहती थी कि सुबह इससे बात करूंगी। उसने बेटी से कहा, तुम्हें मना किया था, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मैं तुम्हें सुबह बताती हूं। मां उठ गई, नाश्ता बनाने के लिए बैठ गई। आटा उसने गूंद लिया काफी ज्यादा कि ये नाश्ते में भी काम आएगा और यही नाश्ता दिन के खाने में भी इस्तेमाल हो जाएगा। दोनों बेटे नाश्ता करने के लिए बैठ गए, उनको जाना था। मां ने उनको नाश्ता दिया, वो पराठे वगैरह खा के, रोटियां खा के चले गए। अब बेटी सो के उठ के आई और मां के आगे बैठ गई। मां ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, फातिमा
मैं इंतजार कर रही थी तेरे भाई चले जाए, मैं तुझसे बात करूं, तू रात फिर अकेली गई थी। तुझे मैंने कहा था तू जवान हो गई है, तुझे जब भी इमरजेंसी में जाना होगा तू मुझे जगाएगी, तूने मुझे क्यों नहीं जगाया? अब मुझे बता क्यों किया है ऐसा तूने? तेरे बाप से मैंने वादा किया था तेरी तरबियत ऐसे करूंगी कि तेरे बाप को फख्र हो। आज उसकी रूह तड़प रही होगी कि मां को पता ही नहीं बेटी अकेली चली जाती है। फातिमा सर झुकाए बैठी रही। उसने एक दफा मां को घूर के देखा और उसके घूरने का अंदाज ऐसा था मां के वजूद के अंदर एक झुरझुरी सी आ गई। और फातिमा बोली, भूख लगी है अम्मा, रोटी दे। मां को बेटी का लहजा अजीब सा लगा, उसका देखना भी अजीब सा लगा। चुप करके गुस्से वाले अंदाज में मां ने रोटी उसके आगे रख दी। वो दो रोटियां खाती थी। जैसे ही उसने 2 रोटी खत्म की तो मां से कहा, भूख लगी है, रोटी दे। मां समझी बेटी है, शायद कभी इंसान को ज्यादा भी भूख लग जाती है। मां ने 1 रोटी और रखी और 2-3 रोटियां जो और पका के रखी थी उसने देखा वो अपनी तीसरी भी खा गई। 2-3 रोटियां जो और पका के रखी थी वो भी उसने निकाली और सालन के साथ खा गई। मां हैरान हो गई, 6 रोटियां? मां देखा जब रोटियां खत्म हो चुकी है, मुझे अपने लिए भी तो 2 रोटियां पकानी है, तो मां ने 2 रोटियां और पका ली कि चलो ये मेरे लिए हैं। और मां ने जब वो 2 रोटियां पका के उस बर्तन में रखी, जो खजूर की पत्तों की एक बर्तन बना होता है, जैसे ही 2 रोटियां रखी मां ने, उसने ढक्कन खोला, वो दोनों रोटियां भी उठाई और खानी शुरू कर दी। 8 रोटियां। मां की आंखें खुल गईं, ये कैसे पॉसिबल है? एक कमजोर सी सुक्की सी लड़की 2 की जगह चलो 3 रोटियां खा ले, कभी शिद्दत से भी भूख हो, 4 या 8 रोटियां खा गई है। फातिमा, खैर तो है? क्या हुआ है तुझे? तू इतनी रोटियां खा गई है, तू खाती नहीं है, तू ठीक है ना? मां, भूख लगी है और रोटी दे। मां जो परेशान हो गई थी कि ये क्या है, उसने मजीद 2 रोटियां पकाई जो अब ये सोच के कि ये मेरे लिए हैं, लेकिन वो भी फातिमा लेकर खा गई। यहां तक कि 2 मजीद रोटियां बनाई गई और आटा खत्म हो गया। 12 रोटियां बनाई गई थी, फातिमा 12 रोटियां खा गई। मां को यह बात समझ ही ना आई कि यह हुआ क्या है। मैं किसी को बताऊंगी, कोई मेरी बात को यकीन ही नहीं करेगा कि कमजोर सी फातिमा 12 रोटियां खा सकती है, कि उसने आटा ही खत्म कर दिया। मां ने अभी डांटना था, उसकी रात वाली बात पूछनी थी, उसके साथ सख्ती करनी थी, उसको समझाना था, गुस्सा भी करना था, लेकिन 12 रोटियां खाता देख के मां ना सिर्फ परेशान और हैरान थी बल्कि मुसलसल एक बात सोच रही थी। उसका आंखों में घूरना ऐसा था कि मां को कपकपी, वजूद में कपकपाहट सी महसूस हुई। उसकी आंखों में कुछ खौफ सा था, ऐसा कि मां ने जब उसकी आंखों में देखा था, मां को एक झुरझुरी सी आई थी, डर सा लगा था। और उसका कहना, मां मुझे रोटी दे, एक अजीब लहजा था। और 12 रोटियां। कोई और कहता, हनीफा कभी भी इस बात को यकीन न करती। उसने अपनी आंखों से देखा था एक कमजोर सी फातिमा 12 रोटियां खा गई है। अगर वो और पकाती तो शायद फातिमा और भी खा जाती, क्योंकि उसने कह दिया अब मेरे पास आटा खत्म हो गया और मैं तुझे रोटी नहीं दे सकती। हनीफा खुद भूखी रही, उसने नाश्ता नहीं किया क्योंकि उसके लिए रोटी बची ही नहीं थी। वो थोड़ी देर चुप करके बैठी रही। फातिमा आराम से उठी और कमरे में जाकर लेट गई। मां काफी देर सोचती रही, ये क्या है, मैं किससे बात करूं, मुझे तो समझ कुछ नहीं आ रहा। खैर मां ने फिर से आटा गूंदा दिन के लिए कि अब मैं भी खुद दिन को रोटी खाऊंगी, दिन को खाना बनाऊंगी। फातिमा घर के रूटीन के जो काम काज करती थी उसी तरह उसने अपने रूटीन के काम काज किए। बिल्कुल नॉर्मल महसूस हुई, सिवाय ज्यादा रोटियां खाने के उसने कुछ भी ऐसा ना किया जिससे मां और परेशान होती। उसने जो जानवर बंधे हुए थे उनको चारा डाला, उनके लिए चारा काट के लाई, उनके आगे पानी डाला, सब उसी तरह घर के काम किए जिस तरह वो करती थी। मां उसको बार बार घूर के देख रही थी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था जो अजीब सा हो, नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल। क्या हुआ है फातिमा को? रात हो गई, रात को उसी तरह उसने अपनी 2 रोटियां खाई। भाई भी साथ बैठे हुए थे, भाइयों ने भी अपनी रोटियां खाई, बहन ने 2 रोटियां खाई। मां उनसे अभी किसी बात का जिक्र इसलिए नहीं करना चाहती थी कि जो मां ने देखा था वो बेटे यकीन ही ना करते। 3-4 दिन बिल्कुल नॉर्मल गुजर गए।
उसने फिर ज्यादा रोटियां नहीं खाई, बिल्कुल उसी तरह रही, अपने काम काज रूटीन जिस तरह वो करती थी उसी तरह वो सब करती रही। बेटों ने आम के ठेके लिए थे, आंधी चली और उस आंधी के चलने की वजह से काफी पके हुए जो आम नीचे गिर गए। अच्छे खासे आम थे जो गिर गए थे। दोनों भाई घर दाखिल हुए। मां से कहा, अम्मा बहुत ज्यादा आम गिर गए थे, तो मैंने कहा ये घर लेकर जाता हूं, तो सारे बैठ के खाएंगे, 3-4 दिन तक हम आराम से खाते रहेंगे। घर हमेशा लेकर आते थे, लेकिन वो एक्स्ट्रा लेकर आया था क्योंकि इतना ज्यादा गिर गए थे। ठेका तो उन्होंने लिया हुआ था, उन्होंने बेचने भी थे, लेकिन ये इतना ज्यादा थे कि चलो 3-4 दिन हम खाते रहेंगे। अम्मा भूख लगी है, मेरे लिए रोटी लगा, मैं जरा फ्रेश होके आता हूं, फिर मैं खाना खाऊंगा। उसी लम्हे फातिमा चलती हुई आई और इतने ज्यादा जो आम रखे हुए थे उन आमों के पास आई, आम उठाकर उसने खाना शुरू कर दिया। मां बोली, फातिमा पहले इनको धो तो ले, तुझे जल्दी पड़ी होती है, रुक तो जा, तेरा भाई भी मुंह हाथ धो के आ जाए, सारे बैठ के इकट्ठे खाएंगे, इनको धोएंगे उसके बाद खाएंगे। भाई बोला, अम्मा एक ही तो हमारी बहन है, इसको खाने पीने में टोका मत कर, इसको मत रोका कर, इसको खाने दिया कर। अब्बा होते क्या आज मना करते, हम इसके भाई भी हैं, इसके लिए बाप भी हैं, एक ही तो हमारी लाडली बहन है, इसको मत रोका कर, खा खा फातिमा खा, कोई मसला नहीं, तू खा। ये कहकर भाई चला गया। मां भी रोटी का एहतमाम करने चली गई कि बच्चों को भूख लगी है, मैं उनके लिए खाने का बंदोबस्त करूं। मां ने खाना वगैरह तैयार किया और बेटा फ्रेश होके जब आया खाने के लिए बैठने लगा तो क्या देखता है, जितने भी आम थे सब के सब खाए जा चुके हैं। फातिमा ने सारे आम खत्म कर दिए, उनकी गुठलियां पड़ी हुई हैं, आम खत्म हो चुके हैं। वो एकदम आमों को देख के चौंक पड़ा और बोला, अम्मा ये आम किसने खाए हैं? अम्मा ने भी जब आमों की तरह देखा तो वो समझ गई कि आज वो वाकया हुआ है कि जो बेटों ने भी देख लिया है। 12 रोटियां तो मैंने देखी थी, आज इतने आम नामुमकिन एक लड़की खा सके। तो उसने बेटी की तरफ इशारा करके कहा, इसने, क्योंकि अभी भी वो एक आखिरी आम को खा रही थी। तो वो बोला, अम्मा ये कैसे हो सकता है, ये कैसे खा सकती है, तुझे गलत फहमी हुई है, कुछ और हुआ है, कौन खा गया इतने सारे आम? मां ने कहा, इसी ने खाए हैं। कैसे अम्मा, ये कैसे खा सकती है? मैं इससे पहले भी देख चुकी हूं। क्या क्या देखा है अम्मा? ये 12 रोटियां खा गई थी। क्या अम्मा तू सही कह रही है फातिमा, और 12 रोटियां? अम्मा क्या हो गया है तुझे? ये 4 खा ले बड़ी बात है, 12 तो बहुत दूर की बात है। मैं खाना चाहूंगा, 5वीं रोटी नहीं खाई जाएगी, छठी नहीं खाई जाएगी। ये पेट है इसका, कोई कुआं नहीं है कि ये खाती गई 12 रोटियां। अम्मा तुझे गलत फहमी हुई होगी। बेटा घर का दरवाजा इस वक्त अंदर से बंद है, देख दरवाजे को कुंडी लगी है ना, तो इसका मतलब है घर में और कोई नहीं आया। और तूने मुझे कहा अम्मा मेरे लिए खाना तैयार कर, मैं तेरे लिए खाना तैयार करने चली गई थी, तुम दोनों के लिए। तो मैं तो खाना तैयार कर रही थी, या तो तुम लोगों ने खाए हैं या फातिमा ने। ये खाना सामने रखा है, इसका मतलब है मैं तो खाना बनाने में मसरूफ थी, फिर किसने खाए हैं? कोई बाहर से आता तो कुंडी खुली होती। भाई भी इस बात पे परेशान हो गए कि यह नामुमकिन था, बहन इतना खा गई है। यकीनन उनके दिमाग को झटका लगा था, इसका मतलब यह था कि यह बहन नहीं खा रही, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कहा अम्मा 12 रोटियां जो आपके सामने खाई हैं और अभी हमने आम खाया, ये तो कुछ और मामला लग रहा है। मां ने कहा हां, जब भी इसको डांटो, इस पे गुस्सा करो, ये अजीब सी हो जाती है और ऐसी नजरों से देखती है कि इंसान कांप के रह जाए। मैंने तुम्हें बताया नहीं, ये 2 दफा मैंने इसको देखा, ये अकेली बाहर जाती है, और जब इस पे मैं गुस्सा करती हूं तो इस पे कुछ असर ही नहीं होता। ये फातिमा वो फातिमा रही ही नहीं है।
मैं खुद इसकी वजह से परेशान हूं। मैंने रोटियों वाली बात तुमसे इसलिए छुपाई कि तुम यकीन ही नहीं करोगे, जिस तरह तुम अभी यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन जब तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि इतने आम एक इंसान खा सकता है, तब तुम्हें भी झटका लगा। हां बेटा, कुछ तो है। अम्मा, फिर क्या करें? ये तो परेशानी वाली बात है। फातिमा तो बहुत मासूम है, इसका मतलब ये अकेली नहीं है। मां ने आगे से कहा, खामोश, इससे आगे कोई जुबान से लफ्ज ना निकालना। ऊपर वाला बेहतर करेगा, ऊपर वाला बेहतर करेगा, खाना खाओ। भाई भी खाना खा रहे थे। फातिमा इतने आम खाने के बाद अपने हिस्से का खाना खा रही थी और मां बैठी परेशानी में यही सोचे जा रही थी, क्या बनेगा मेरी बेटी का। वो रात भाइयों के लिए भी परेशान कौन थी, मां के लिए भी। फातिमा आराम से अपनी चारपाई पर सो रही थी। दोनों भाई अपने बिस्तर पर लेटे यही सोच रहे थे, इस गांव में तो कोई ऐसा अल्लाह वाला भी नहीं है, कोई ऐसा पीर फकीर भी नहीं है जिससे हम बात करें, और वैसे भी अगर किसी से आगे बात की तो बहन का रिश्ता नहीं होगा। लोग समझेंगे इसके साथ कोई जिन है, कोई भूत है, कोई चुड़ैल है, क्योंकि इतना इंसान तो खा ही नहीं सकता। इसका मतलब है ये तो जिन्नात वाली लड़की है। सुबह हुई, भाई बैठे हुए थे। फातिमा आकर बैठी तो मां ने फिर गुस्से में कहा भाइयों के सामने, फातिमा, तू रात फिर अपने बिस्तर से गायब थी। मैंने आंख खोल के देखा, तू बिस्तर पे नहीं थी। मैं उठ के बैठी तुझे देखने के लिए कि तू कब वापस आती है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ मुझ पे, ऐसा नींद गालिब आई, ऐसा नींद का झटका लगा कि मैं सो गई। अब मुझे याद आ रहा है, तू कहां गई थी? बोल, कहां गई थी तू रात को? एकदम से उसकी आंखें उसी तरह अजीब सी हो गई। वो खूबसूरत सी आंखों वाली लड़की की आंखों में एक ऐसी वहशत सी आ गई कि उसने घूर के मां को देखा और पास बैठे हुए भाइयों को देखा। तो भाई जैसे ही उसकी आंखों की तरफ दोनों ने देखा तो वाकई भाई के जिस्म ने भी एक झुरझुरी सी ली। वो फातिमा की आंखें नहीं, एक अजीब आंखें थी। कि तभी वो बोली, अम्मा, भूख लगी है, खाना दे। और तभी उसने भाइयों के सामने पहली दफा बैठे बैठे जितना भी आटा था, मां रोटियां बनाती गई बेटों को दिखाने के लिए, और वो सारी रोटियां खा गई। अब बेटे समझ चुके थे, अपनी आंखों से देख चुके थे कि मां ने जो पहले मंजर देखा था, आज हमने भी अपनी आंखों से मंजर देख लिया। और मां ने बेटों से कहा, सिर्फ डांटने की देर है, इसको जैसे डांटो उसके बाद ये हालत उसकी हो जाती है। आंखों से पता चलता है ये फातिमा की आंखें नहीं, किसी और की आंखें हैं। और देखो जिस तरह ये खाती है, इसके पेट में जाता ही नहीं, लगता है जैसे कोई और खा रहा है। हमें खामोशी से किसी ऐसे शख्स को ढूंढना होगा कि बाहर गांव वालों को बात भी पता ना चले और हम इसका इलाज करा सकें। उन्हीं दिनों उनको पता चला एक फकीर आया हुआ है, मलंग सा है। गांव से दूर एक जगह पे उसने डेरा डाला हुआ है, 2 चेले भी उसके साथ हैं। गांव के लोग अक्सर उससे जाते हैं, तावीज वगैरह लेकर आते हैं। बेटे ने मां से कहा, अम्मा, क्यों ना फातिमा को उसके पास लेकर जाएं। यूं जो उनके साथ अक्सर बाहर जाती थी, घूमती फिरती थी, नॉर्मल रहती थी, जब डांटा जाता था तो एक अजीब सी हो जाती थी। फातिमा को लेकर उस आमिल के पास पहुंच गए। फातिमा को उसके सामने बिठाया गया और फातिमा जैसे ही उसके सामने बैठी तो उस आमिल ने फातिमा को जो ही देखा वो समझ गया। मां जो बेटी को लेकर कुछ देर दूर खड़ी रही कि गांव के लोग चले जाएं, जब ये अकेला होगा तो पहले बेटे बात करेंगे, फिर मैं लेके जाऊंगी। बेटे बात कर चुके थे, हमारी बहन के साथ ये मसला है। उसने इशारा किया, ले आओ। जब उसके सामने बिठाया गया तो इतनी खूबसूरत हसीन और जमी लड़की देख के उसने अपनी जुबान होंठों पे फेरी, जैसे हवस भरी आंखें एक इंतहाई खूबसूरत लड़की को अपने सामने देख रही हों। इतनी खूबसूरत लड़की, और वो भी इस गांव में। वो हैरान हुआ। उसने अपनी आंखें बंद की और पढ़ना शुरू किया। कुछ देर वो पढ़ता रहा और उसके बाद उसके हाथ में एक आमिल, एक चिमटा उसने रखा हुआ था, लोहे का बड़ा सा। वो नहीं जानते थे उस चिमटे से वो क्या करता है, लेकिन लोहे का वो बड़ा सा चिमटा उसने उठाया और उसके सर के ऊपर
घुमाना शुरू कर दिया और वो कुछ पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते एकदम से बेटों ने और माँ ने देखा, और जिसके जो चेले खड़े थे उन्होंने भी देखा, वो जो चिमटा उसके सर के ऊपर घूम रहा था, उस चिमटे से उस आमिल ने अपना हाथ हटा लिया। अब भी वो चिमटा गोल गोल घूम रहा था। आमिल का हाथ उसको टच नहीं था, बगैर हाथ लगाए हवा में घूम रहा है जैसे आमिल वो घुमा रहा था। वो समझ गए कि ये पहुंचा हुआ कोई आमिल है, वाकई करामत वाला है। देखो करामत दिखा दी कि कैसे वो चिमटा गोल गोल घूम रहा है। उस चिमटे के पीछे घुंघरू लगे हुए थे। वो जैसे गोल गोल घुमा रहा था, घुंघरू छन 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 कर रहे थे। अब हाथ उसने पीछे हटा लिया था। वो चिमटा छन छन करता हुआ, घुंघरू अपनी आवाज पैदा करते हुए गोल गोल घूम रहा था कि उन्होंने देखा घूमते घूमते उस चिमटे का रुख बदलना शुरू हो गया। जिसका रुख पहले फातिमा की तरफ था, उसका रुख बदलते बदलते डायरेक्ट उस आमिल की तरफ हो गया। और उस रुख क्या बदलने की देर थी कि उस चिमटे ने पहली चोट उस आमिल के कंधे पे मारी। इतनी जोर से वो आमिल के कंधे पे चिमटा पड़ा कि आमिल के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। और एक कंधे पे पड़ने की देर थी कि साथ ही दूसरी साइड के कंधे पे ठा की आवाज आई। घुंघरू छन से बजे और वो उसके दूसरे कंधे पे मारा गया था। कौन पकड़ के मार रहा था कोई नहीं जानता था कि तीसरा वार उसकी कमर में किया गया। इतनी जोर से उसके दोनों कंधों पे मारा था कि वो तकलीफ से करा रहा था, और इतनी अचानक हमला हुआ था डा डा कि उसको संभलने का मौका ही नहीं मिला था। लेकिन जब तीसरा उसकी कमर के वो घूमता हुआ चिमटा उसके पीछे गया और उसकी कमर पे लगा, तो छलांग मार के दर्द की तकलीफ से वो उठकर खड़ा हो गया। और उसके बाद उस चिमटे ने उसके ऊपर ऐसी बरसात कर दी कि ठा 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 पड़ना शुरू हुआ कि वो ऐसा सरपट दौड़ा, ऐसा दौड़ा चीखता हुआ कि उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और फातिमा जोर जोर से कहके लगा रही थी। उस लम्हे फातिमा फातिमा नहीं रही थी, उसकी आंखों में वो झलक आ गई थी जिससे पता चल जाता था ये फातिमा ही नहीं है। वो चीखे मारता हुआ वहां से भाग गया। उसके चेले भी पीछे भाग गए थे। वो देख चुके थे कि पीर साहब को ही ऐसे जूते पड़ रहे हैं कि अगर वो भी यहां रुके रहे तो उनको भी पड़ेंगे। जब पीर साहब दौड़े तो वो उससे ज्यादा तेज दौड़ गए, और जब वो गायब हो गए तो फातिमा एकदम से नॉर्मल हो गई और उसकी आंखें भी नॉर्मल हो गई। और मां को देख के बोली, अम्मा क्या हुआ? वो कहां गया? बाबा कहां गया? इस अंदाज में जैसे उसे कुछ भी याद ना हो, वो मासूमियत से बोली। तो मां ने कहा, कुछ नहीं, वो चला गया है। उठ फातिमा उठ, हमें घर जाना है। फातिमा को लेकर घर आ गए। अब जो भी उसके अंदर था, जो भी ताकत थी, आज उसने ये भी मुजाहरा कर दिया था कि कोई भी आमिल, कोई भी पढ़ने वाला हो तो वो ताकतवर हो तो मुकाबला होगा, वरना नहीं। अब एक रात मां जागी तो क्या देखती है, बेटी अपने बिस्तर पर बैठी हुई है और अपने बिस्तर पर बैठ के टिकटिकी बांधे किसी को सामने देख रही है। देखने का अंदाज ऐसा है जैसे कोई खूबसूरत लड़की किसी सामने खड़े हुए नौजवान लड़के को देख के शर्माती है। अंदाज ऐसा था शर्माने का। वो बातें नहीं कर रही थी, लेकिन उसको देखकर इस अंदाज में शर्मा रही थी, अपनी पलकें झुका रही थी कि मां समझ गई। सामने की तरफ देखा, सामने तो दीवार थी। मां किसी को ना देख सकी, लेकिन इतना जरूर पहचान गई कोई सामने खड़ा है जिसको मां नहीं देख पा रही। और बेटी उसको देख के मुस्कुराए जा रही है, अदाएं दे रही है, ऐसी अदाएं जो खुद ब खुद जवानी में एक जवान लड़की किसी जवान लड़के को देख कर देती है, वैसी ही अदाएं। मां ने कहा, फातिमा क्या कर रही है? जैसे ही फातिमा को पुकारा गया और कहा गया क्या कर रही है, तो फातिमा ने आराम से गर्दन घुमाई और गर्दन घुमा के मां की तरफ देखा। उसकी आंखों की चमक ने बता दिया कि इसको अब मत छेड़ना, इसकी आंखें बदल चुकी हैं। ये खूबसूरत प्यारी सी आंखें इस वक्त किसी और के कंट्रोल में हैं। अब अगर मां तुमने कोई बात की या मुझसे कुछ पूछा तो कहीं तुम्हें नुकसान ना हो जाए। और जब उसने मां को घूर के देखा तो मां डर से चुप कर गई और मां से बोली, अम्मा लेट जा। और जैसे ही कहा अम्मा लेट जा, अम्मा पे ऐसा खौफ सतारी हुआ, अम्मा सो गई। वो बहादुर जिसने चोरों को मार मार के पकड़वा दिया था, वो इतनी बेटी के आगे डर गई कि लेट गई। नींद कहां आनी थी कि उसने वहीं पे बैठे बैठे अपना हाथ मां के चेहरे की तरफ किया। मां की आंखें भी बंद हो गई और मां गहरी नींद सो गई। जब सुबह मां उठी तो उसको वो सब मंजर याद था।
बेटे ने देखा माँ परेशान है, नाश्ते के लिए बैठे तो देखा माँ सोचों में गुम है। कहा माँ क्या हुआ? माँ ने वो रात वाला सारा मंजर बता दिया और उसी लम्हे फातिमा आ गई। तो भाई एकदम जज्बात में आके बोला, फातिमा कौन था रात कमरे में? और उसी लम्हे फातिमा की आंखें फिर से वैसी हो गई, नॉर्मल आंखों के साथ वो आई थी, लेकिन इस सवाल पे उसकी आंखें फिर से अजीब हो गई। और उसने भाई को इस अंदाज में घूर के देखा कि भाई जिस जगह पे बैठा था अपनी जगह से उसने छलांग मारी और पीछे गिर गया। दूसरा भाई जो साथ बैठा था जल्दी से आगे हुआ भाई को पकड़ने के लिए, क्या हुआ है उसको। तो भाई जो कमर के बल गिरा था समझ गया था अब इसको नहीं कहना, तभी उसने भाई को कहा खामोशी इख्तियार कर लो, कुछ नहीं कुछ नहीं, चुप रहो। मां फातिमा को रोटी दे। समझ गया था इससे पूछना और बात करना, क्योंकि मां बता चुकी थी। मुझे उसने जब कहा सो जा तो मुझे खुद ब खुद नींद आ गई और भाई जिस तरह उछल कर गिरा था समझ गया था किसी नादीदा ना नजर आने वाली ताकत ने उसको पीछे की तरफ फेंक दिया था। तभी जब फातिमा नाश्ता करके उठ के गई तो फिर से पूछा भाई ने क्या हुआ था। उसने कहा मुझे किसी चीज ने उठा के पीछे फेंका है। इसका मतलब है फातिमा के साथ कोई है। कुछ दिनों के बाद एक और फकीर घर के बाहर सदा लगाने आया। मां जब उसको आटा देने के लिए गई तो एकदम से बोला, इस घर में तो कोई बसेरा है, कौन रहता है इस घर में? मां बोली, मेरे 2 बेटे और मेरी बेटी। कहां है तेरी बेटी? वो इसी घर में है। वो अकेली नहीं है, उसके साथ कोई रहता है। मां ने कहा, आप तो फिर पहुंचे हुई हस्ती हैं, जब इतना कुछ जान गए हैं तो ये सच है। वो किसी से बातें करती है, किससे मिलती है, उसके साथ कोई है, वो 12-12 रोटियां खा जाती है, उससे गुस्से से बात कर लो तो अजीब सी हो जाती है। आप सच कहते हैं। उसने कहा, मुझे अंदर आने दो, मुझे तुम्हारी बेटी का इलाज करना है। मां थी, समझ गई कोई इल्म वाला है, ताकतवर है, बेटी का इलाज कर सकता है। उसको अंदर बुला लिया। अभी अंदर दाखिल हुआ था कि फातिमा कमरे से एकदम तेजी से निकली और इस तरह गुस्से से निकली जैसे कह रही हो तेरी ऐसी की तैसी, तू घर में दाखिल कैसा हुआ है। वो जैसे ही करीब आई कि मां ने देखा उसने एक कपड़े की गुदड़ी सी बनाई हुई थी जिसके अंदर वो आटा डालता था, वो खोलता था, लोग उसमें आटा डाल देते थे। वही कपड़े की जो गठड़ी सी बनी थी वो खुद ब खुद उसके बाजू से ऊपर उठी और पूरा का पूरा आटा उसके सर पे उंडेल दिया गया। और जैसे ही आटा उसके सर पे उंडेला गया वही कपड़ा जिसके अंदर आटा था उसकी गर्दन के इर्द गिर्द ऐसे लिपट गया जैसे कोई उसकी गर्दन को दबा रहा हो। दोनों हाथों से पकड़ के उस कपड़े को लपेट के उसकी गर्दन इस अंदाज में दबाई जा रही थी कि उसका सांस बंद हो और वो मर जाए। अभी तो उसने कुछ किया ही नहीं था, अभी तो उसने कुछ कहा ही नहीं था, और जब ये मंजर हुआ तो वो एकदम से समझ गया वो इतना ताकतवर है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मां जिसने उसको अंदर आने दिया था उस फकीर को ये सोच के कि कोई इल्म वाला है, अपने इल्म से जान गया है तो शायद अपने इल्म से इलाज भी कर दे, लेकिन एक लम्हे में ही वो पूरा आटा उसके ऊपर और उसकी गर्दन दबाई जा रही थी। तभी मां ने हाथ जोड़ दिए फातिमा के आगे कि तू जो भी है मैं तेरे आगे हाथ जोड़ देती हूं, इसको जाने दे, ये मर जाएगा, इसको जाने दे। फातिमा ने गुस्से वाली आंख से मां की तरफ देखा और जैसे कह रही हो चल जा, तेरे कहने पे छोड़ रही हूं। कहा नहीं, इस अंदाज में मां को देखा और दोबारा उसको देखा तो वो जो कपड़ा उसकी गर्दन के गिर्द लपेट के उसकी गर्दन को दबोचा जा रहा था वो ढीला छूट गया। और उसी लम्हे जब उसको एहसास हुआ कि उसकी गर्दन छोड़ दी गई है उसने दौड़ लगाई और पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो गायब हो गया। मां डर के मारे सर पकड़कर बैठ गई। अभी तक गांव वालों को पता नहीं था, लेकिन उस दिन फातिमा बिल्कुल नॉर्मल थी। आम पक चुके थे, बेचने का टाइम आ गया था। भाइयों ने कहा अम्मा चलो आम खाते हैं, आज बाग में वक्त गुजारेंगे। अम्मा, फातिमा और दोनों भाई बाग में चले गए। फातिमा भी घूमने इधर उधर चली गई, मां भी इधर उधर देख रही, आम खा रही कि वहीं पे गांव के कुछ और लोग भी जो बाग में आए थे वो उन्होंने एक जगह पे देखा कि फातिमा एक आम के दरख्त के नीचे बैठी है और वो जो आम का दरख्त जिसके ऊपर पके हुए आम बहुत ऊंचाई पे लगे हुए थे, एक टहनी इस अंदाज में जमीन पे झुकी हुई थी खुद ब खुद
कि फातिमा ने उससे आम तोड़ा और उसको खा के फेंक दिया, और वो टहनी खुद ब खुद वापस अपनी जगह पर चली गई, और दूसरी टहनी खुद ब खुद इस तरह जैसे कोई जोर से खींच के नीचे लेके आता है, वो टहनी बिल्कुल नीचे इस अंदाज में उसके सामने नामुमकिन था। इतनी ऊंची टहनी खुद ब खुद झुकी हुई थी उसके सामने, और उसने जब आम तोड़ लिया तो वो टहनी वापस अपनी जगह पे चली गई। इसी तरह फिर एक और टहनी को खींच के उसके पास लाया गया। ये नामुमकिन था कि टहनियां ऊपर से उसके सामने आती, जिस पे इंतहाई बेहतरीन पका हुआ आम होता, उसके सामने उस टहनी को किया जाता। जब वो टहनी से आम खा लेती तो टहनी वापस चली जाती। ये मंजर एक शख्स ने और कुछ और लड़कों ने भी देखा तो वो शोर मचाते हुए भागे, और ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि फातिमा के साथ आज हमने ये मंजर देखा। अब गांव में बातें होने लगी, क्या वाकई फातिमा के साथ कोई और मखलूक है, या फातिमा के साथ क्या मंजर है, क्योंकि अब वो सहेलियों से नहीं मिलती थी, घर में ही रहती थी। काफ़ी अरसे से सहेलियां भी नोट कर रही थी, उसने मिलना जुलना छोड़ दिया था। कई दफ़ा उसके घर भी आई थी, लेकिन वो कह देती मैं मसरूफ़ हूं, वो सहेलियों से भी नहीं मिलती थी। और इस वाक़े के बाद तो अजीब ही हो गया। लेकिन फिर दूसरा वाक़या उसकी सहेलियों ने देखा। फातिमा कपड़े धोने के लिए नहर पर गई। सहेलियां पहले ही बैठे कपड़े धो रही थी। फातिमा कपड़े उठाए कपड़े धोने के लिए, और वो एक बैट की तरह एक लकड़ी होती है जिससे कपड़ों को पीटा जाता था मैल निकाले के लिए, वो सामान लिए एक जगह पर जाकर बैठ गई। और जैसे ही वो कपड़े धोने के लिए बैठी तो लड़कियों ने क्या देखा कि कपड़े फातिमा नहीं धो रही, वो वाला जो लकड़ी का बैट की तरह का पीस था जिससे कपड़े धोए जाते थे, वो खुद ब खुद हवा में लकड़ी को पीट रहा है। नहर से वो जो बर्तन में पानी भर के कपड़े पे डाला जाता, वो बर्तन भी बगैर हाथ लगाए नहर से पानी भरता है और कपड़ों के ऊपर पानी डाल देता है, और वो हवा में खुद ब खुद वो जो लकड़ी का पीस है वो ठक 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 उसको मारना शुरू कर देता है। आराम से फातिमा बैठी हुई है, एक नादीदा कुव्वत, एक नादीदा ताकत, ना नजर आने वाली कोई मखलूक उसके कपड़ों को देख रही थी और धो रही थी, और देखते ही देखते इतनी जल्दी उसके कपड़े धो दिए गए थे जो नामुमकिन था। और ये वाकया एक नहीं 4-5 लड़कियों ने देखा था जो उसकी सहेलियां थीं। अब तो वो उनसे मिलती भी नहीं थी, बात भी नहीं करती थी, और कपड़े भी उनसे दूर बैठ के धो रही थी, लेकिन उन्होंने क्लियर अपनी आंखों से देख लिया था कि कपड़े फातिमा ने नहीं धोए, किसी और मखलूक ने फौरन उसके कपड़े धो दिए थे। और उन्होंने जाके जब ये बात बताई कि हमने चारों ने देखा है ये मंजर, तो ये बात पूरे गांव में मशहूर हो गई, फातिमा के साथ जिन्नात का मसला है। और जब इस तरह की बात हो जाए तो शादी कहां हो सकती है। मां जो पहले ही परेशान थी बेटी के लिए क्या करूं, अब तो वो जिन्नात वाली लड़की भी मशहूर हो गई थी। अब मसला क्या था, अब ना सिर्फ फातिमा की शादी हो सकती थी बल्कि उसके बड़े भाइयों का भी रिश्ता होना मुश्किल था। मां ने 1-2 जगहों पर रिश्तों की बात की तो उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसे घर में रिश्ता नहीं कर सकते जहां पे लड़की के साथ जिन रहता हो। मां ने एक दूर का रिश्ता इस अंदाज में सोचा कि शादी कर देती हूं, शायद शादी करने से बेटी के अंदर जो भी जिन है, जो भी भूत है, जो कुछ भी है, जो ताकतवर है, वो चला जाए। मां ने एक दिन बेटी से कहा, फातिमा कौन है तेरे साथ? तो फातिमा ने जब देखा मां इतने प्यार से बोल रही है तो उसको कोई गुस्सा ना आया, और वो एकदम से मां की तरफ देखते हुए बोली, मेरे साथ आहिल है। आहिल? आहिल? फातिमा मेरी जान, मेरी बेटी, कौन है आहिल? कहां रहता है आहिल? वो जो घर के पास दूर वहां पे जो दरख्तों का झुंड है, वो जो बड़ा सा पेड़ लगा है, उस बड़े से पेड़ पे रहता है। उस बड़े से पेड़ पे रहता है। तू उससे कैसे मिली थी? आहिल, हां उसने मुझे देखा था और फिर वो मुझ पे फिदा हो गया। वो मुझ पे फिदा हो गया है, मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। मैं जो भी खाने पीने के लिए कहती हूं उसी वक्त मेरे लिए ला कर रख देता है। मैं जिस बात की फरमाइश करती हूं वही चीज मेरे सामने आ जाती है। और एकदम से
शर्मा कर इस तरह भाग गई जैसे उसको एहसास हो गया हो कि मां को अपने महबूब के बारे में बता रही है, उसको शर्म भी नहीं आ रही। थी तो एक शर्मीली सी लड़की, एक सादा गांव में रहने वाली लड़की, एक मासूम सी लड़की जिसकी मां ने परवरिश भी बेइंतहा खूबसूरत तरीके से की थी, लेकिन जब वो हाजिरी होती थी तो वो खुद नहीं रहती थी, उसके अंदर कोई और बोलता था। आज तो वो फातिमा ही थी, खुद ही बोल रही थी। तो उस आहिल का बताते हुए एकदम से शर्मा गई और दौड़ती हुई अंदर चली गई। मां के अंदर इतनी हिम्मत ना हुई कि दोबारा से जाके मजीद पूछ सके कौन आहिल, कहां का आहिल। जब बेटे आए तो मां ने बताया कोई आहिल है जो उसके साथ रहता है। मां ने एक दिन, ट्रंक होते थे उस दौर में, एक ट्रंक उठाया और बाहर चारपाई पे ला के रख दिया। बेटी से कहा, फातिमा ये देख तेरे लिए मैंने जहेज बनाया है, तेरी शादी के लिए, कि तेरी शादी कर सकूं। तू भी ब्याह के अपने शौहर के घर चली जाए। देख कितने खूबसूरत कपड़े हैं, ये सब कुछ मैंने तेरे जहेज के लिए बनाया है। बस बेटी इनकार ना करना, मैंने एक जगह पे तेरे लिए रिश्ता देख लिया है, बस इंतजार है उनसे मेरी मुलाकात हो और तेरे रिश्ते की बात कर सकूं। तो खुश है ना मेरी बेटी? वो चुप करके बैठी रही, इस अंदाज में जैसे शर्मा रही हो। उसको लगा मां को जैसे बेटी को अपने कपड़े जहेज के देखते हुए शर्म आ रही हो, तो मां अंदर चली गई कि आराम से अपने कपड़े देख सके। मां वापस आई तो बेटी उसी तरह शर्माने वाले अंदाज में तो बैठी थी, लेकिन मां यह देख के हैरान रह गई कि उस ट्रंक के अंदर से धुआं निकल रहा है। मां एकदम से परेशान हुई, जल्दी से उस ट्रंक के पास गई। ट्रंक को जैसे ही खोला गया तो उसके अंदर जितने भी कपड़े थे वो जलकर राख बन गए थे। इतनी जल्दी कैसे राख हो सकते हैं? आग भी लगाई जाए तो आग कुछ देर सुलगती है, कपड़ों को भी आग लगते लगते टाइम लग जाता है और उसके बाद जाके कपड़े इस तरह राख बनते हैं। ये तो ऐसे था जैसे उस पर कोई ऐसा केमिकल, कोई ऐसा पेट्रोल, कोई ऐसा मट्टी का तेल डाला गया हो कि एक लम्हे में पूरे कपड़ों को आग ने अपनी लपेट में ले लिया और देखते ही देखते सब कुछ जल के राख हो गया हो। और जैसे ही उस ट्रंक का, जिसको सूटकेस कहते हैं, उस दौर में स्टील के ट्रंक होते थे, यह ढक्कन खोला गया, अंदर सब कुछ मलिया मेट जला हुआ। मां परेशान हो गई कि कुछ लम्हों के लिए ही तो मैं अंदर गई थी, और कहा, फातिमा फातिमा ये कैसे हुआ? तभी फातिमा ने अपनी मां की तरफ जैसे आंखें उठाकर देखा तो आंखों ने गवाही दी, चुगली खाई कि फातिमा फातिमा नहीं है, इन आंखों में कोई और आ चुका है। और मां के जिस्म में फिर वही झुरझुरी आ गई, क्योंकि उस आंखों में ऐसी शिद्दत थी, एक ऐसी वहशत थी। मां डर कर रह गई। वो आंखें बता रही थी, अच्छा तो इसकी शादी करेगी, इसका जहेज की सोचेगी, दुआ कर सिर्फ कपड़ों को जलाया है, तुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। मां डरती हुई अंदर चली गई। गांव वालों को वैसे ही पता चल चुका था, बात हर तरफ फैल गई थी, लड़कियों ने भी देख लिया था, बाग वाला वाकया भी पता चल चुका था, कपड़े जल चुके थे, अब कोई हल नहीं था। भाई अपनी जगह पे परेशान थे, जानते थे बहन से बेइंतहा प्यार करते हैं, बहन का इलाज भी कराना चाहते थे, कौन करेगा इलाज? मां ने बताया था जिस तरह एक फकीर आया था उसके साथ क्या हुआ, वो जिस आमिल के पास लेके गए थे उसके अपने चिमटे ने जिस तरह उसको मार के भगाया था, वो तो जान चुके थे नामुमकिन है बहन का इलाज। लेकिन एक दिन भाई घर में दाखिल हुआ और मां से बोला, अम्मा तुझसे बात करनी है। वो बोली, हाँ बोल। कहता, नहीं बाहर आ अम्मा। बाहर? सब खैर है ना? हाँ ना अम्मा, तू बाहर आ। मां को उसने लिया और मां को लेकर चलता हुआ वो मस्जिद, जो एक गांव की अकलौती मस्जिद थी, वो उस मस्जिद के अंदर ले गया। उस वक्त मस्जिद में कोई भी नमाजी नहीं था, अंधेरा फैल चुका था, मस्जिद खाली पड़ी थी। मां हैरान हुई, मस्जिद के अंदर दाखिल हुई और बेटे से मुखातिब हुई, कि समझी नहीं हूं, तू मुझे मस्जिद के अंदर लेके आया बात करने के लिए? हाँ मां, क्योंकि हम घर में जो भी बात करते हैं वो फातिमा को पता चल जाती है। तुझे याद है ना, आज से 1 हफ्ता पहले फातिमा घर में नहीं थी और मैंने ही तुझसे कहा था, मां मेरे एक दोस्त हैं, उनसे मैंने रिश्ते की बात की है और उन्होंने फातिमा को देखा हुआ था। उन्होंने कहा,
हम रिश्ते के लिए तैयार हैं। और मैंने उनको क्लियर बता भी दिया था कि वो मेरे दोस्त हैं। मैं झूठ नहीं मैंने बोला था, मैंने उनको कहा था कि शादी के बाद शायद वो ठीक हो जाएगी, इसलिए हम उसकी शादी करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है उसके साथ कोई इस तरह का मामला है, जैसे वो अकेली नहीं, उसके साथ कोई और नादीदा ताकत भी है। वो गरीब लोग थे लेकिन समझदार थे। उन्होंने कहा अल्लाह खैर करेगा, उम्मीद है शादी के बाद, ऐसी कई लड़कियां जब उनकी शादी हो जाती है तो वो शादी के बाद ठीक हो जाती हैं, तो हम इसके लिए तैयार हैं। अल्लाह का नाम लीजिए, अब रिश्ते की बात को चलाइए, हम आपके घर बाकायदा रिश्ता मांगने के लिए आएंगे। और मैंने आपको आके ये बात सिर्फ बताई थी कि अम्मा मेरी बात हुई है और वो रिश्ते के लिए तैयार हैं। उस दिन फातिमा घर में नहीं थी और जब आपने कहा था हाँ उनको रिश्ते के लिए बुला लो, तो मैंने कहा ठीक है अम्मा। मैं जैसे ही कमरे से निकलने लगा था, फातिमा उसी वक्त घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हो रही थी, जो इस बात का सबूत था वो घर में नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई तो उसने मुझे भी आवाज दे के रोक लिया था और तुझे भी कहा था मुखातिब करके, अब अगर शादी की बात की तो अभी तो उसको सिर्फ मार पड़ी है, आगे क्या हशर होगा तुम लोग सोच भी नहीं सकते। और उस वक्त फातिमा के अंदर से एक मर्दाना आवाज थी। तो सवाल यह है अम्मा उस घर में फातिमा तो नहीं थी, उसने कैसे सुन लिया था? तभी मुझे अंदाजा हो गया था हम कोई भी बात करेंगे फातिमा सुन लेती है, जैसे फातिमा तक उस बात को पहुंचा दिया जाता है। तुझे याद है मैंने भाई से एक दिन बात की थी घर में, फातिमा अपने कमरे में सो रही थी और हम दोनों रात को जाग रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। सुबह उठते ही फातिमा ने हमें कह दिया था कि रात को तुम ये बातें कर रहे थे, मुझे पता है, जबकि अम्मा तूने गवाही दी थी, फातिमा तो सो रही थी। उस घर में जो भी फातिमा के हवाले से बात की जाए फातिमा को पता चल जाता है, इसलिए मैं तुझे मस्जिद में लेके आया हूं, यहां बात नहीं पता चलेगी। मां ने कहा कहता तो सही है, हफ्ता पहले जब उस रिश्ते की बात हुई थी और फातिमा ने कहा था अभी तो मार पड़ी है, याद नहीं उन बेचारों के साथ क्या हुआ था जो तेरे दोस्त हैं? उस लड़के को बकायदा रात को मार पड़ी थी। वो लड़का खेतों में रात को हाजत के लिए जा रहा था। वो खुश था कि उसकी फातिमा से शादी होने जा रही है, इसके बावजूद कि उसको पता था फातिमा के साथ कोई जिन्नाती मसला है। और जब वो खेतों में पहुंचा तो उसी लम्हे अभी वो हाजत के लिए फारिग ही हुआ था, हाजत से फारिग होके जैसे ही अपनी जगह से खड़ा हुआ तो उसके ऊपर थप्पड़ों की बारिश हो गई थी और तमाम थप्पड़ उसके मुंह पे मारे गए थे। उसका मुंह लाल कर दिया गया था। जब वो घर पहुंचा था चीखता हुआ तो उसका मुंह सूजा हुआ था। इतने जोर जोर से उसको थप्पड़ पड़े थे कि उसके पूरे चेहरे पे, गालों पे लाल सुर्खी आई हुई थी, जैसे अभी खून टपक पड़ेगा, इतने जोर जोर से उसको मारा गया था। और उधर फातिमा ने भी कह दिया था अभी तो सिर्फ वार्निंग दी है, आइंदा सोचा तो वो जान जो भी होगा जान से जाएगा। और भाइयों ने भी रात को जो आपस में बात की थी वो फातिमा ने सुन ली थी, वो तो सोई हुई थी। तो उसने कहा अम्मा फिर मुझे आज दूसरे गांव जाना हुआ अपने एक दोस्त के साथ, तो वहां पे एक अल्लाह वाले मिले हैं। मैंने उनको ये सारी बात बताई है। उन्होंने मुझसे कहा है ठीक है, पहला काम ये करो अपनी मां को मस्जिद में लेकर जाओ और वहां पे बात करो, इससे तुम्हें भी यकीन आ जाएगा, मुझे भी कंफर्म हो जाएगा कि वो मस्जिद में तुम्हारी बात सुन सकता है नहीं। अगर वो मस्जिद में भी आके तुम्हारी बात सुन लेता है तो वो मुसलमान है, और अगर वो मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, तो मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, तुम लोगों की बात नहीं सुन सकेगा। मैं इसलिए अम्मा तुमसे सरगोशी में बात कर रहा हूं। अब अगर वो बाहर है, अंदर नहीं आया, तो उसको ये खबर नहीं होगी, और अगर वो अंदर आ गया तो इसका मतलब है मुसलमान है, हमें उस पीर साहब के पास जाना है। मां ने कहा ठीक है, हम देखते हैं, उसको पता चलता है नहीं। कुछ देर वो वहीं पे बैठे रहे और जब घर गए तो फातिमा का इंतजार कर रहे थे कि फातिमा आगे से उनसे बात करती है, क्या फातिमा को पता चल गया है, क्योंकि फातिमा को हर बात की खबर हो जाती थी। लेकिन फातिमा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसके बाद ये यकीन हो गया कि मस्जिद में वो दाखिल नहीं हो सका, इसलिए वो मस्जिद में उनकी बात नहीं सुन सका। दोबारा से बेटा पीर साहब के पास गया और उनको कहा आप सच्चे, आपकी बात सच साबित हुई, वो मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता, इसका मतलब है वो गैर मुस्लिम है, अब क्या करना है? उस पीर साहब ने कहा अब फातिमा को मेरे पास लेकर आना है,
हजूर वो कैसे आएगी? मस्जिद में तो हमने बात कर ली, लेकिन उसको लेकर कैसे आएंगे? पीर साहब ने एक चादर ओढ़ी हुई थी, उस चादर को उतारा और चादर को उतार के भाई के हवाले करते हुए कहा, यह चादर उसको उड़ा देना, जब वो चादर ओढ़ लेगी तो उसके बाद वो आराम से मुझ तक पहुंच जाएगी, उसके बाद देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा। भाई गया, मां से बात की, फातिमा को कहा कहीं जाना है, ये चादर ओढ़ लो, चलते हैं। फातिमा ने आराम से चादर ओढ़ ली। वो जैसे नॉर्मल बिहेव करती थी वैसे ही उसका नॉर्मल बिहेव था और वो मां बाप के साथ रवाना हो गई। वो लोग जब दूसरे गांव उस पीर साहब के आस्थाने तक भी पहुंच गए तो चादर उसने ओढ़ी हुई थी, शायद इसलिए अभी तक कोई रुकावट नहीं आई थी। पीर साहब ने अपने सामने आग जलाई हुई थी और आग के अंदर कुछ पढ़ पढ़ के वो डाल रहे थे, जिससे खुशबू फैल रही थी। उस पूरी जगह पे उन्होंने खुशबू फैलाई हुई थी। फातिमा को सामने बिठा दिया गया। अभी तक फातिमा बिल्कुल नॉर्मल थी, चादर उसने लपेटी हुई थी कि पीर साहब ने फातिमा को देखा, कुछ पढ़ते रहे और पढ़ते पढ़ते वो आग में फेंकते जाते थे और वहीं पे एक लोहे का राड रखा हुआ था जिसको आग के अंदर उन्होंने रखा हुआ था। आग जल रही थी और वो लोहे का राड जो था, लोहा बहुत गर्म हो चुका था। पढ़ते पढ़ते एकदम से फातिमा ने वो अपने ऊपर जो चादर लपेटी हुई थी, चादर को उठाकर फेंक दिया और एकदम से फातिमा के अंदर एक मर्दाना आवाज आई, तूने मुझे मजबूर कर दिया है लड़ने के लिए, तूने इसको चादर पहना दी और मैं फिर भी चुप रहा, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। नहीं, तू जो करने जा रहा है मैं तुझे नहीं करने दूंगा। इससे पहले कि पीर साहब उस लोहे को उठाते, उन्होंने अपना हाथ जैसे ही उस लोहे की तरफ बढ़ाया उठाने के लिए, वो लोहा अपनी जगह से खुद ब खुद उठा और सीधा पीर साहब के हाथ के ऊपर लग गया और पीर साहब के मुंह से ऐसी जोरदार चीख निकली कि उन्होंने लोहे को फेंक दिया और उठकर अपनी जगह से खड़े हो गए और कहा, ठीक है, मैं लड़ाई नहीं चाहता, जाओ इसको लेकर जाओ इसको लेकर जाओ। मां बाप भी परेशान हो गए, भाई परेशान हो गए कि भी आखिरी सहारा था वो भी गया। उन्होंने अपनी बहन को उठाया और फातिमा शदीद गुस्से में, उसकी आंखें लाल सुर्ख, वो बहुत गलत जुबान इस्तेमाल कर रहा था। अगर जैसे कैसे वो अपनी बहन को लेकर घर तो पहुंच गए, लेकिन ठीक एक रात बाद शाम के टाइम उनका दरवाजा खटखटाया गया। उन्होंने जैसे दरवाजा खोला तो पीर साहब बाहर खड़े थे मुस्कुराते हुए। वो हैरान हो गए, उनकी तो वो पूरी रात जो पिछली गुजरी थी, दिन उनका परेशानी में गुजरा था। फातिमा ने तो घर में तबाही मचाई थी, कभी प्लेटें गिरा दे, कभी कुछ गिरा दे, कभी कुछ फेंक दे। वो तो गुस्से में आई हुई थी, यहां तक कि उसने एक बकरी की गर्दन दबोच के उसको मार डाला था। वापस आते ही उसने अपना गुस्सा बकरी पे इस तरह निकाला था कि उसकी गर्दन को पकड़ के ऐसे दबाया था, मर गई थी वो बकरी। और घर के बाहर पीर साहब को खड़ा देखा तो वो बेचारे डर गए कि ये तो पीर साहब की पहुंच से भी बाहर है, पीर साहब यहां क्या करने आ गए हैं। उन्होंने दरवाजा जैसे ही खोला, सामने पीर साहब को देखा, कहा, नहीं पीर साहब, आप जाइए यहां से, आप जाइए यहां से प्लीज, हम और नुकसान नहीं करा सकते, हम गरीब लोग हैं। वो बहुत ताकतवर है आहिल, वो जान से मार देगा। पीर साहब बाहर खड़े रहे, वो दरवाजा बंद करने लगे थे कि पीछे से फातिमा मुस्कुराती हुई बाहर आ गई और जैसे ही बाहर आई उसकी निगाह पीर साहब पे पड़ी तो एकदम से उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई कि तू फिर आ गया। तो पीर साहब ने कहा, ऐसे नहीं आया, तैयारी से आया हूं। उस वक्त गलती हो गई थी ना, अब गलती नहीं होगी। तूने मेरा हाथ जलाया है ना, तो देख आज मैं तेरे साथ क्या करता हूं। मैं तो समझा था कि तू इस तरह लड़ेगा नहीं, मान जाएगा, लेकिन तू गलती कर बैठा। फिर आज देख मैं क्या करता हूं। पीर साहब ऐसे जलाल में आ गए कि घर वाले भी समझे कि वाकई ये पीर साहब वो पीर साहब नहीं जो मोहब्बत से बोलते थे, आहिस्ता से बोलते थे, प्यार से बोलते थे। उनकी आवाज ऐसी गरजदार थी कि वो आगे बढ़े और ऊंचा ऊंचा पढ़ना शुरू कर दिया। उनके हाथ में एक दम किया हुआ पानी था। उन्होंने जैसे ही पानी फातिमा पे फेंका, फातिमा चीखना चिल्लाना शुरू हो गई, जो एक मर्द की आवाज थी जो चीख रहा था और चिल्ला रहा था, और कहा, तेरे बारे में सब पता करके आया हूं। ये हाजत के लिए गई थी मासूम, और तूने उसे वहीं पे देखा था और उसके ऊपर फिदा हो गया, और उसके बाद तूने इसे अपने कब्जे में कर लिया। तू शैतान है, तूने उस दिन शैतानी की मेरा हाथ जलाया ना,
लेकिन देख, मैं आज तेरा पूरा बंदोबस्त करके आया हूं। कोई पढ़ते थे और पानी जैसे उस पर फेंकते थे वो माफिया मांगना शुरू हो गया। मुझे माफ कर दो, खुदा का वास्ता है मुझे माफ कर दो, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, सारी जिंदगी नहीं आऊंगा, मैं माफी मांगता हूं। ने कहा नहीं, आज तुझे छोड़ दिया, तू तो शैतान है, तू तो वादा करके भी मुकर जाएगा, तू इस बच्ची को, इन घर वालों को नुकसान पहुंचाएगा, तूने मुझे भी नुकसान पहुंचाया है। वो इसी तरह पानी फेंकते रहे और चीखों की आवाजें गूंजती रही। उसके बाद घर वालों ने अपनी आंखों से देखा फातिमा गिरी, जमीन पे बेहोश हो गई और एक ना नजर आने वाला वजूद, जिसको बकायदा आग लगी हुई थी, जैसे आग किसी को लगा दी जाए तो इंसान नजर ना आ रहा हो, तो आग जब लगी होती है तो आग की शेप बताती है कि इंसान नुमा कोई चीज है जो नजर नहीं आ रही। इस तरह आग लगी है। उस आग की शक्ल से, उस शेप से पता लगता था किसी इंसान को आग लगी हुई है और वो चीखता फिर रहा था। थोड़ी देर के बाद वो आग बुझ गई। पीर साहब ने कहा मुबारक हो। हाँ, मुझसे गलती हुई थी, ये भी राज की बातें होती हैं। मैंने अपने फिर मुर्शिद से राब्ता किया और देखो आज उस शैतान को मैंने जला दिया। आपकी बेटी बिल्कुल अब क्लियर है। कभी कोई शैतानी ताकत आज के बाद इसके करीब नहीं आएगी। उन्होंने पानी दम करके दिया, घर को दायरा कड़ा किया, बहुत सारी बातें समझाई और उसके बाद और लोग भी गांव के घर आए। उन्होंने उस मंजर को देखा, उनको बताया गया और उसके बाद फातिमा को देखा जाता रहा। उसके बाद फातिमा पहले की तरह अपनी सहेलियों से मिलना शुरू हो गई, बिल्कुल नॉर्मल हो गई, बिल्कुल वैसे जैसी पहले थी। और उसके बाद गांव वालों को भी यकीन आ गया कि फातिमा बिल्कुल ठीक हो गई है और फिर फातिमा की शादी भी कर दी गई। उसके बाद वो हमेशा अपने घर में खुश रही, उसके बच्चे भी हुए, उसके भाइयों की भी शादी हो गई, सब कुछ बेहतरीन हो गया। लेकिन आज भी मुजफ्फरगढ़ के गांव की ये कहानी सबको याद है कि इस गांव में उस जिन ने फातिमा पे कैसे कब्जा किया था और कैसे उस जिन को जलाया गया था। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।